नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। आज हम अनुसंधान, शोध या फिर रिसर्च की क्या उपयोगिता होती है, क्या महत्व होता है, क्या यूटिलिटी होती है, क्यों स्टडी किया जाता है, रिसर्च की स्टडीज़ की जाती हैं, उसके बारे में समझेंगे। समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर आज मैम हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। हम मिल करके आपसे समझेंगे, समझाएंगे, आपको बताएंगे कि रिसर्च की क्या उपयोगिता होती है। तो जो सबसे पहली उपयोगिता है उसके बारे में मैम से समझते हैं, फिर कुछ होगा तो हम दोनों लोग आपसे बात करेंगे। जी। रिसर्च का सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च का बहुत महत्व है। तो हम समझते हैं तो सबसे पहला जो महत्व है वो है अज्ञानता का निवारण, रिमूव्स इग्नोरेंस। मतलब इसका ये है कि हमें कई चीज़ें मालूम नहीं होता है कि कोई कार्य हो रहा है या कुछ परिवर्तन हो रहा है या कोई भी एक्टिविटीज़ जो समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है, हम अज्ञान रहते हैं। तो रिसर्च अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। मतलब जो हम अज्ञान रहते हैं किसी भी मैं चीज़। इसको मैम थोड़ा सा अगर इंटरप्ट करूँ आपको, हाँ, मैडम ने जो कहा वही चीज़ को मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष समुदाय से आते हैं, समाज के पिछड़े वर्ग से हैं, और सरकार ने कुछ योजनाएं आपके लिए बना के रखी हैं, जो SC ST OBC या जनरल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए भी जो योजनाएं बना के रखी हैं जिनका आपको लाभ हो सकता है। अब शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा आप पता लगाते हैं कि भाई हमारे लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए क्या शासन की योजनाएं हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं, जिनसे हमारे जीवन में गुणवत्ता आ सकती है। तो ये शोध के द्वारा होगा, रिसर्च के द्वारा होगा कि जो अज्ञानता है, आपको जानकारी नहीं है, वो जानकारी आप पता करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जी। कि जो योजनाओं की सर बात कर रहे हैं वो भी योजनाएं बनती भी तब है जब रिसर्च की जाती है। Yes. कि कहाँ किस व्यक्ति को ज़रूरत है, वृद्धों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, महिलाओं को कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कुपोषण स्तर, जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो कुपोषण स्तर क्या है, ये रिसर्च की जाती है, ये शोध किया जाता है, उसके बाद उस पर योजनाएँ बनाई जाती हैं। तो लोगों को योजनाओं का ज्ञान हो और योजनाओं के निर्माण में भी शोध का बहुत महत्व है। तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर जब जाते हैं तभी नई नई चीज़ें आती हैं। तो रिसर्च में तो मैम यही होता ही यही है कि आप पता लगाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, खोज करते हैं किसी भी विषय के बारे में। जैसा कि हमने रिसर्च के पहले भी वीडियोस में, लेक्चर्स में बात की है। तो ये तो पहला पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा मैम क्या है, प्लीज़ बताएं। दूसरा नॉर्मल सी बात है, ज्ञान में वृद्धि। जी। हम जब रिसर्च होती है, खोज होती है, तब मालूम चलता है कि समाज में कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज में नई चीज़ें आ रही हैं, योजनाएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। और दूसरा, जो रिसर्च कर रहा है उसके भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि रिसर्च करने से पहले तो वो अज्ञान है ना, वो उनको मालूम ही नहीं है कि हमें इससे क्या चीज़ें प्राप्त होने वाली है, क्या आउटकम मिलने वाला है। तो उसके भी ज्ञान में वृद्धि होती है जो रिसर्च शोधार्थी है। तो ये है सर। तो इसमें कुल मिला के अगर समराइज़ करें, सारांश देखें, तो यही निकल के आता है कि जो ज्ञान आपके पास है, जो जानकारी आपके पास में है, वो तो है ही, लेकिन शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा हम अपनी जानकारी में और वृद्धि करते हैं किसी विषय विशेष पर या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उपयोगिता होती है, महत्व होता है शोध, अनुसंधान या फिर रिसर्च का। ये भी हो गई। अब मैडम तीसरा जो एक बात करें, क्या है मैम? तीसरा पॉइंट है समस्याओं का समाधान।
जब रिसर्च होगी, शोध होगा, किन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तभी हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जो हम अपने रिसर्च में या अनुसंधान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सुझाव का, है ना। तो समस्याओं का समाधान हम उन्हीं सुझाव के द्वारा कर सकते हैं, या आगे जब हम समस्याएं उभर के सामने आती हैं, समस्याओं का पता चलता है शोध के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज या सरकार या नीति निर्माता जो होते हैं या जो NGOs हैं, वो उन समस्याओं के समाधान में जुट जाते हैं। तो रिसर्च का समस्या के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल सही कह रही है मैम। थोड़ा सा और मैं इसमें अगर वैल्यू एडिशन करूं तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि कारण क्या है। किसी भी सामाजिक घटना, सोशल इवेंट जो होती हैं समाज में घटनाएं, चाहे वो आपराधिक घटनाएं हों किसी एक वर्ग विशेष के प्रति, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, वृद्धों के प्रति, युवाओं के प्रति, उसके कारण क्या है, क्यों वो घटना हो रही है, और उस घटना के लिए हम समाज में क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअल स्तर पर, समुदाय समूह के स्तर पर, और राज्य या बड़े स्तर पर, जो जनरली सरकार के द्वारा नीतियां बना करके, योजनाएं बनाकर, कार्यक्रम बना करके किया जाता है। तो शोध की, अनुसंधान की या रिसर्च की सामाजिक क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में, न केवल सामाजिक सेक्टर बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो क्यों हैं, उनके क्या कारण हैं और कैसे उनको दूर किया जाता है, ये जब हम रिसर्च करते हैं तब हमको जानने को मिलता है और उसके द्वारा हम उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और उन समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये तो हो गई समस्याओं का। आगे मैम क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जो महत्वपूर्ण है? हाँ, आगे है कल्याणकारी कार्य करने में, है ना, वेलफेयर वर्क जो होता है। तो सर मैं ये चाहूँगी इस पॉइंट को आप समझाइए, क्योंकि इस क्षेत्र में आपने बहुत काम किया हुआ है। नहीं मैडम, मैंने कोई काम नहीं किया है, ये तो सब ठीक है। देखिए, वेलफेयर में, समाज कल्याण में जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो अगेन अभी जो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि सामाजिक मुद्दे क्या हैं, ज्वलंत या जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे समाज के सामने क्या हैं। जैसे अगर आपको याद हो निर्भया कांड, जो बच्ची के साथ गलत हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था, उसके बाद लोगों में कितना आक्रोश था, और उसके बाद फिर चीज़ें कानूनन तौर पर अनेकों जो चीज़ें हुई, आप सब जानते हैं, थोड़ा स्टडी करेंगे। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि समाज के अलग अलग वर्ग के लिए सरकार द्वारा, गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs के द्वारा, व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या कल्याणकारी कार्य या किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है, जब हम उसके बारे में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब वो आता है कि कल्याणकारी कार्य में, कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में, उनके इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन में, कि किस तरह से एक व्यक्ति, वर्ग, समुदाय विशेष के लिए जब हम कुछ कल्याणकारी कार्य करते हैं तो वो कार्य करने से पहले हमको रिसर्च या शोध के द्वारा, जैसे हमने पहले भी बात की, वो मदद करता है, वो हेल्पफुल रहता है। रिसर्च से हमको पता चलता है कि व्यक्ति विशेष या समुदाय की क्या आवश्यकता है, उनको कैसे दूर की जा सकती है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल में। तो सोशल कंट्रोल क्या होता है ये आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो हमारा वीडियो है सोशल कंट्रोल के ऊपर। प्लीज़ मैम थोड़ा सा बता देती। हाँ, मैं बता दूँ। सोशल कंट्रोल होता है मतलब कि समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं लोगों में, है ना, समाज पर जो नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डंडा मार रहे हैं या कुछ इस तरीके से। नियंत्रण की दो तरीके से किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में आता है कानून, न्याय, पुलिस, ये जो भी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा समाज को कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है, उनके व्यवहारों को नियंत्रण किया जाता है, वो है औपचारिक। अनौपचारिक परिवार, विवाह,
जाति, वर्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनौपचारिक में आती हैं। तो अनौपचारिक से भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हम परिवार के संस्कार हमारे अंदर रहते हैं, हम उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, अपनी जाति के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं। तो ये है सामाजिक नियंत्रण। अब बात आती है कि शोध के द्वारा कैसे होता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूँगी कि मान लीजिए हमने शोध कर रहे हैं हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पे। तो हमने अपराध कहाँ हो रहे हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा हो रहे हैं, और अपराध होने के कारण क्या हैं, है ना, और ये भी निकाल सकते हैं कि इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो हमें जब कारण पता चल गया तो हम कानून बनाकर, लॉ बनाकर, पुलिस के द्वारा क्या क्या हमें नियम निकालने चाहिए, हम कैसे इनको रोक सकते हैं, इन जो घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के प्रति, या मान लीजिए बच्चों का ले लें, हम बच्चों के प्रति जो घटनाएं घट रही हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो शोध के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जोड़ना चाहता हूँ जो मुझे भी याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है। देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आईएएस बनने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं आप, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि एक सिनारियो दी जाती है, एक सिचुएशन दी जाती है। कई बार ऐसा होता है अलग अलग रूप में कि आप एक पर्टिकुलर ज़िला में आप पोस्टेड हैं, वहाँ पे लोग या भीड़ जो है बहुत आक्रोशित है। कारण ये है कि कुछ गलत हुआ है जिसको वहाँ के लोग, स्थानीय लोग कहते हैं कि ये गलत है। दोषी व्यक्ति को वहाँ पकड़ा गया है और वो उसको सज़ा देने वाले हैं। एक तरह से समाज के द्वारा सज़ा दिया जाना एक सामाजिक नियंत्रण का एक कहा जा सकता है केस। पर चूँकि आप एक शासकीय कर्मचारी हैं, संविधान को आप मानते हैं आईएएस ऑफिसर होने के नाते, तो आप क्या करेंगे? वहाँ लोग आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, भीड़ इतनी उग्र अवस्था में है, उत्तेजित है, आप क्या करेंगे? इसका जो समाधान आप देखेंगे आईएएस ऑफिसर्स के जो टॉपर्स रहे हैं पिछले 10-15 सालों में, यूट्यूब पे मिलेगा, वो यही कहेंगे कि हम जो धर्म गुरु हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, उनका सहारा लेंगे और उनको हम समझाएंगे कि इस तरह की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करें, उनको समझाएं कि नहीं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो मैडम, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में जब हम न्यायपालिका, है ना, कानून के नियम कानूनों के द्वारा कि अगर आपने कोई गलत काम किया पुलिस आपको ले जाएगी, बंद कर देगी, एक तरह से दंड देना जो है ये फॉर्मल कंट्रोल है समाज में। लेकिन वहीं जब हम धर्म गुरुओं की या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं उनके व्यवहारों को, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का अगर आप केस देखें, उसके बाद कितने केसेस आए थे सुसाइड के। तो व्यक्ति विशेष के द्वारा जो समाज में नियंत्रण रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको देखेंगे इनफॉर्मल में आता है, और वो समाज में जो घटनाएं अवांछित हैं, अनवांटेड घटनाएं हैं, उस पर कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये बहुत बढ़िया मैडम आपने बताया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन में उपयोगी। तो प्रशासन में उपयोगी से मतलब है कि जब शोध होगा, जैसे हमने किसी गांव में, किसी क्षेत्र विशेष में शोध किया, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत किस बात की है। मान लीजिए जब भी हम कोई योजना बिना रिसर्च किए, गांव के बारे में बिना जानकारी प्राप्त किए हम किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए लागू कर दिया, नहीं, लागू करना तो मैडम बात की बात है। हाँ, पहले तो ये कि आप बनाते हैं जो योजनाएं, हाँ, वो उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैं ये बता रही हूँ, अगर बिना रिसर्च किए अगर हमने मान लीजिए लागू कर दिया, एक तरीके से बोल रही हूँ, तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे गाँव वाले, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम शोध करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंस है, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम गांव के संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लोगों को आवश्यकता किस चीज़ की है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब जो योजनाएं लाएंगे गांव में वो बहुत यूज़फुल होती है। तो प्रशासन के लिए भी बहुत उपयोगी होती है शोध। जी,
इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे मैडम ने कहा उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन और कर रहे हैं कि प्रशासन या शासन जो होता है उसको ये देखना होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करें तो यहाँ एक योजना जो शासन की है वो है नरवा गुरवा बाड़ी की। किसानों के प्रति जो एक भावना है सरकार की, हालांकि सभी सरकारों की रहती है, कोई भी सरकार रहे, वो आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक वर्ग विशेष के लिए जो एक बड़ा समुदाय है, बड़ा समूह है, बड़ा ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसके लिए शासन कैसे योजना बनाती है। दूसरी तरफ जब आप पार्टिसिपेटरी रिसर्च में जाते हैं, PRA वगैरह जब आप देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आप ग्राउंड लेवल में, फील्ड लेवल में जाके ये देखते हैं कि लोगों की मूलभूत बेसिक नेसेसिटीज़, आवश्यकताएं क्या हैं, और उसी के हिसाब से जो है आप कार्य करते हैं। तो प्रशासन, शासन ये बिल्कुल देखता है कि स्थानीय लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल चैलेंजेस, चुनौतियां क्या हैं, लोकल अवसर क्या है। जैसे अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की, अभी हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे या आगे लेंगे, कभी भी बात करते हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से या किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ उदाहरण के लिए बताते हैं, हम ना किसी को अच्छा कहते हैं ना हम किसी को बुरा कहते हैं, हमारा सिर्फ पर्पस आपको उदाहरण देना है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको हम विकसित करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये समझ में आता है कि प्रशासन, शासन स्थानीय लोगों की जो मुद्दे हैं उनके आधार पर समाज कल्याण के लिए, समाज की बेहतरी के लिए जो भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं शोध आधारित, लोगों की मांग, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर ही होते हैं। इसीलिए शोध का सामाजिक सेक्टर में, सोशल क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार की अलग अलग योजनाओं में या कार्यक्रमों में MSW वाले, सोशियोलॉजी वाले, सोशल वर्क वाले, इकोनॉमिक्स वालों को आवेदन करके उनके लिए नौकरियां होती, जैसे रिसर्च ऑफिसर की, सोशल वेलफेयर की होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला के कि प्रशासन, शासन में शोध का बहुत ज़्यादा महत्व है, और उनके आधार पर, स्पेशली अगर हम भारत जैसे एक डाइवर्सिफाइड देश की बात करें जहाँ अनेकों धर्म, जाति, संप्रदाय हैं, तो वहाँ शोध का बहुत महत्व है। जी मैडम, आगे नेक्स्ट जो है वो है समाज सुधार। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम जानेंगे, जब सरकार जानेगी, जब लोग जानेंगे कि समाज में सुधार की ज़रूरत कहाँ है, कहाँ चीज़ें अव्यवस्थित हैं, कहाँ किसके प्रति शोषण हो रहा है, कहाँ चीज़ों में सुधार करना ज़रूरी है, जब ये पता चलेगा तभी तो सुधार कर पाएंगे। तो शोध और ये तभी पता चलेगा मैडम जब हम जो चुनौतियाँ अपने दैनिक जीवन में फेस करते हैं, जिनका सामना करते हैं, जब आप उनको उठाते हैं, उन पे बात करते हैं, उन पे चर्चा करते हैं, तब वो समस्याओं को जो है वो लाइमलाइट में आती हैं, वो सबके एक मानस पटल पे आती हैं कि भाई इस समाज, इसमें इस वर्ग विशेष के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे हमारे दिव्यांग भाई बहन हों, है ना, चाहे वृद्धजन, हमारे बुजुर्गजन हों, उनकी जो समस्याएं हैं, तो आप देखेंगे कि उनके लिए फिर जो है वो कल्याणकारी या अच्छी योजनाएं जिनसे उनको कुछ लाभ मिल सके, उनके जीवन में सुधार हो सके। इसीलिए सोशल रिफॉर्म या सामाजिक सुधार की बात हो रही है। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आ रहा है मैडम, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं। बिल्कुल सर, अनुमति। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं यार, उदाहरण बताइए। अच्छा ठीक है। देखिए, आप सोचिए राजा राममोहन रॉय के बारे में, आज़ादी के पहले, जब उन्होंने देखा कि कोई महिला है, कोई लेडी है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो क्या करती थी, उसी चिता पे जाके लेट जाती थी, और वो भी अपने पति के साथ अपनी जो है जान, अपने प्राण त्याग देती थी, अपनी जान दे देती थी। राजा राममोहन राय ने जब ये चीज़ देखा, आपके समाज कल्याण में, समाज सुधार में वो बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, रहे हैं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, तब उन्होंने कहा नहीं, ये समाज के लिए गलत है,
इस तरह से किसी को अपनी जान देने का बिल्कुल, ये तो गलत है, समाज में एकदम गलत कुरीति है ये एक तरह से। शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया। महात्मा गांधी जी का उदाहरण देखें आप, रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण आप देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण देखें आप, तो हम अगर ये देखें तो जो समाज सुधारक रहे हैं, सोशियोलॉजी में एक अलग एक पेपर ही होता है, अगर आप देखेंगे बीए या एमए प्रोग्राम्स में, कोर्सेस में, इंडियन सोशल थिंकर्स या वेस्टर्न थिंकर्स, तो ये क्या बताते हैं, ये कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये लोग यही बताते हैं, इनसे हम यही सीखते हैं इन लोगों से कि समाज में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। और वो ऑब्जर्वेशन से होता है, वो फील्ड में जाके लोगों से मिलने से होता है, उनकी समस्याओं को सुनने से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब कभी चुनाव आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र बनाते हैं। और आप देखेंगे पार्षद के चुनाव से लेकर के आगे तक हर जगह जो मैनिफेस्टो बनता है वो यही होता है कि जो समाज में इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं स्थानीय, उनको हम कवर करें। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्यवाणी। तो सर इसके बारे में आप बताइए। भविष्यवाणी ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली बात यह है कि प्रेडिक्शंस, फोरकास्टिंग करना, या जो भविष्य में जो सिनेरियो या केसेस हो सकते हैं समाज में, उनके बारे में अनुमान लगाना पहले से, जो कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है, नहीं भी होता है। तो समाज या सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं या अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं कि समाज में ये घटना हो सकती है, ये समस्या हो सकती है, या इसका ये समाधान हो सकता है इस समस्या के लिए। तो कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि जब हम समाज के एक, चूँकि आप देखिए माइक्रो, मेजो और मैक्रो 3 स्तर पर हम समाज कार्य में अध्ययन करते हैं और समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं 3 स्तर पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जो सामाजिक सोशल चेंज हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में हमें किन बातों का समाज में ध्यान रखना है। सोशल कंट्रोल जो फॉर्मल स्ट्रक्चर से हम करते हैं, उसमें किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ बातों का, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, और उसी को ध्यान में रख करके जब हम कार्य करते हैं, चाहे वो समाज के बेहतरी के लिए हो या समाज कल्याण के लिए हो, तो वो आता है प्रेडिक्शंस या फोरकास्टिंग या सोशल इवेंट्स के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में बात करना। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी सर जी, कि जैसे जब हम शोध करते हैं, भविष्यवाणी का ही बता रही हूँ कि कैसे भविष्यवाणी करते हैं, तो जब हम शोध करते हैं तो हम क्या कहें, 3 चीज़ें होती हैं, कारण, प्रभाव, परिणाम। बिल्कुल सही। ठीक, कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, और परिणाम। तो हम इससे भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हमने कारण और प्रभाव जान लिए तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो शोध के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं समाज की आगे की, कि आगे क्या होगा। नहीं, इतना भी चीज़ें सिंपल नहीं होती हैं, क्योंकि एक लास्ट में आपको बोलूं तो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत के बारे में, भारत की आर्थिक विकास के बारे में जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं, फोरकास्टिंग की जाती हैं आर्थिक विकास को लेकर के, आप देखेंगे उसमें काफ़ी रिवीजन होता है। और एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये एजेंसियां जो हैं उसमें काफ़ी चेंजेस करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। तो प्रेडिक्शंस ठीक है, एक समझना, एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलती है कि किस दिशा में समाज जा रहा है, क्या घटनाएं हो सकती हैं, उनके समाधान के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें, वहाँ तक बातें ठीक हैं। लेकिन ज़्यादा कुछ कहना, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक समाज एक कॉम्प्लेक्स होता है। भविष्यवाणी से संबंध ये था मतलब कि जैसे आज हम देख रहे हैं पर्यावरण बहुत प्रदूषण
प्रदूषित हो रहा है। हाँ। हमें रिसर्च के द्वारा पता चल रहा है कि दिल्ली में इतना प्रदूषित हो गया है, बॉम्बे में सही। इतना हो गया है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे समाज में हो सकता है कि पानी की कमी हो जाए, बिल्कुल सही। हो सकता है बर्फ़ का जो पहाड़ है वो पिघलने लगे, बिल्कुल और सही। समुद्र में बाढ़ आ जाए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भविष्यवाणी से मतलब ये था नहीं, बिल्कुल कि हम सही। शोध के द्वारा जो चीज़ें हमें मालूम चलती है, कारण और प्रभाव, उसका हम परिणाम बता पाते हैं। आशा है कि आप लोगों को इस विषय पे हम समझाने में सक्षम हुए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक अनुरोध है कि आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। पहला तो ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। दूसरा ये है कि आप जब कमेंट करते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा होती है, तो उस कमेंट में आप किस जगह से हैं, किस प्लेस से हैं, किस हाँ। सिटी से हैं, वो आप ज़रूर लिखें, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें या जो भी हो सके। तो मुझे लगता है मैडम आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।